बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, which is footwear sector. And we'll also talk about a particular company which I'll soon reveal. If you might have seen it in the poster, but we'll talk about it, and we'll also talk about a special opportunity which is present in the current circumstances. तो आई डोंट वांट टू टेक एनी ऑफ टाइम. हमारे बहुत सारे मोहित सर आपके फैंस हैं जो कि आपका बहुत अच्छे से सुनना चाहते हैं, एंड वी ऑलरेडी हैव a good audience with us. 250 people have already joined. It's just been 2 minutes. आपने अभी बोलना शुरू भी नहीं किया है, तो प्लीज टेक इट अवे सर. Yeah. So आज का टॉपिक फुटवेयर सेक्टर है. So we will discuss about footwear sector at first. Then we will be discussing about the Metro Brands IPO. उनके DRHP में उन्होंने जो भी mention किया overall उनके business के बारे में. Then about the footwear market. What is the market size of footwear industry in India? How much of it is from organized space? Unorganized से कितना competition है? तो first of all, we will discuss about the footwear sector. So currently, the footwear sector in India is highly fragmented with the presence of the unorganized industry. तो अभी हम अगर footwear sector देखते हैं, तो इसमें organized जो players हैं, जो branded players हैं, उनका market share है close to 30%. Organized players से मेरा मतलब है जिनका खुद का brand हो, जो खुद के ब्रांड सेल करते हो, ना कि कोई थर्ड पार्टी सेल्स करते हो, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड जैसे होलसेल में अपना उनका रेवेन्यू ज्यादा आता हो. तो 34% अराउंड ऑर्गेनाइज्ड है, और जहां पे ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री अराउंड 900 बिलियन रुपीस पे वैल्यू, 900 बिलियन रुपीस का वैल्यू है टोटल फुटवेयर का मार्केट साइज. इसमें से अराउंड 33% ऑर्गेनाइज से आता है, अराउंड 300 बिलियन रुपीस. तो फुटवेयर सेक्टर में पिछले 5 साल में FY15 से FY20 में we have seen this shift from unorganized to organized due to multiple reforms such as demonetization and GST. तो उसकी वजह से एक शिफ्ट है अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड की तरफ. इन FY15 अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड का मार्केट शेयर था क्लोज टू 23.4%, जो FY20 में हो गया अराउंड 30.6%, और FY21 में एक्सपेक्टेड है कि 35% के आसपास है, और which is going to grow towards 36 to 40%. So from 23% to around 40 or 46% in 10 years. तो organized जो फुटवेयर मार्केट है उसमें काफी अच्छा ग्रोथ है. और जहां तक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के कैगर ग्रोथ की बात है, इट कैन ग्रो एट 13.5 to 15.5% इन नेक्स्ट 5 years. तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में काफी अच्छा ग्रोथ दिखता है. बाद में हम बात करते हैं ई रिटेलिंग की, क्योंकि ई कॉमर्स चैनल आज हम काफी कंपनियों में सुनते हैं. तो ई कॉमर्स और ई रिटेलिंग में FY15 टू FY21 फुटवेयर सेक्टर में अराउंड 36% कैगर से ग्रोथ आया है, और एक्सपेक्टेड है कि FY21 टू FY25 अराउंड 26% कैगर से जो ई रिटेल फुटवेयर मार्केट है वो ग्रो होगा. अब इसमें हम अगर थोड़ा पर कैपिटा नंबर्स पे आते हैं, तो इंडिया में पर कैपिटा फुटवेयर पेयर का जो सेल्स है वो अराउंड 1.9 है. पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फुटवेयर 1.9 है, which is way below the world average जो है 3.2, and it is expected that India will touch 2.0 to 2.1 footwear pair per capita consumption. तो फुटवेयर में दो ट्रिगर है. एक तो जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट हो रहा है. FY15 में अराउंड ऑर्गेनाइज्ड का शेयर था 23%, जो अभी है 35% इन लास्ट 6 years. और दूसरा ई रिटेलिंग, और अभी हम देखते हैं अगर उस फुटवेयर इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन, तो in India the per capita consumption of footwear is around 1.9 and the world average is 3.2. China is at 3.3. अगर हम ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज को भी देखते हैं, तो if our economy is going to grow, if the spending is going to grow, then the footwear industry can also grow. फिर अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जो कंसोलिडेशन हुआ इंडस्ट्री में ड्यू टू मल्टीपल रिफॉर्म सच एज GST एंड डिमोनेटाइजेशन. तो FY15 में जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का पार्ट था, इन FY15 ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यूज अराउंड 23.4% ऑफ ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री थे, जो FY20 में अराउंड 30.6% हो गए, और FY21 में 34.7%, और FY25 में
it is expected this market share of organized players will grow to 36 to 40%. तो ये 4 ट्रिगर मेन है. पहला कि ऑर्गेनाइज रिटेल में ग्रोथ होगा. सेकंड, ई रिटेलिंग जो हम देख रहे हैं पिछले 5 से 6 साल में, जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है. और बाद में पर कैपिटा कंजम्पशन क्योंकि बहुत कम है, वर्ल्ड एवरेज के भी बहुत नीचे है, तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा. देन कंसोलिडेशन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. तो दिस इज ब्रीफली अबाउट द फुटवेयर सेक्टर. फुटवेयर सेक्टर में कैसे ग्रोथ हो सकता है. अब अगर अपन फुटवेयर सेक्टर में चैनल्स का बात करें, किन चैनल्स के थ्रू नॉर्मली फुटवेयर कंपनियां अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तो विदिन द ऑर्गेनाइज्ड फुटवेयर सेगमेंट टिपिकली कंपनीज सेल करती है वो ईबीओस के थ्रू, कि अपने एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट्स बनाती है. जैसे हम देखते हैं कि बाटा है, बाटा ने ईबीओस पे काफी अच्छा फोकस किया है. बाद में रेड टेप है, रेड टेप ने ईबीओस पे काफी अच्छा फोकस किया है. तो या तो कंपनी ईबीओस के थ्रू सेल करती है, या फिर कंपनी एमबीओस के थ्रू सेल करती है, जहां पे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, कंपनी उनमें होलसेल सप्लाई करती है. तो हम देखते हैं तो बाटा के पास अराउंड 1000 से ऊपर ईबीओस है. और उसके बाद मेट्रो का जो आईपीओ आ रहा है, उनके पास काफी ईबीओस है, अराउंड 500 प्लस ईबीओस है. एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स में आपको सिर्फ एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जबकि एमबीओस में आपको मल्टी ब्रांड आउटलेट्स दिखते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिल जाते हैं, आप अपने चॉइस करके लेते हो. तो 2 चैनल ये हो गए, ईबीओ एंड एमबीओ. ईबीओ में आप एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट रहता है, जिसमें आप सिर्फ अपनी कंपनी के अपने ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हो. मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में अगर आप सप्लाई करते हो, उसमें आपका कंपटीशन और भी ब्रांड्स के साथ में होता है. और थर्ड जो चैनल रहता है वो ऑनलाइन चैनल. ऑनलाइन चैनल में आप जो भी ई कॉमर्स साइट्स है, या फिर अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना के सेल करते हो. और ये सबसे हाई ग्रोथ वाला चैनल है, जो आप ऑनलाइन चैनल बोलते हो. ऑफलाइन में यू कैन सेल थ्रू ईबीओ और एमबीओ, या फिर जो भी डिपार्टमेंट या फिर लाइफस्टाइल स्टोर्स होते हैं, उनमें आप सप्लाई करके सेल कर सकते हो. बट ऑनलाइन चैनल एक ऐसा चैनल है जो पिछले 3 से 4 साल में अराउंड FY15 टू FY21 में अराउंड 36% के से ग्रो हुआ है. तो ये एक ब्रीफ था पूरे फुटवियर सेक्टर के बारे में. ई रिटेलिंग में अगर अपन थोड़ा सा ज्यादा बात करते हैं, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू जो फुटवियर सेक्टर में सेल्स होते हैं, तो इन FY15 only 1.2% of overall revenues came from e-retailing, जो ऑनलाइन चैनल की अपन बात कर रहे हैं. और FY20 में that is close to 3.5%, और it is expected that it will reach to 6% or 7% in FY25. तो if we see कि जितने भी ऑनलाइन चैनल में अगर ग्रोथ आएगा, इंटरनेट यूजर्स विल ग्रो इन नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 10 years. तो जो ऑनलाइन चैनल है, ई रिटेलिंग का जो बिजनेस है, जो भी कंपनियां ई रिटेलिंग पे फोकस करती है, दे विल आल्सो ग्रो. सो दिस इज अबाउट द फुटवियर सेक्टर. So Vishu, yeah, if you have any questions about the footwear sector, because after that we will talk about metro brands and then about the special situation opportunity. Right. Definitely, sir. Sir, तो what I would मतलब इसमें metro के बारे में before we go there, I would also want to ask कि जैसे overall footwear sector में do you see any ancillary industries as well that would grow along with it, associated with it, like maybe leather products या फिर कोई special textiles उसमें? तो अभी आप अगर देखेंगे तो जिन भी फुटवेयर सेक्टर की कंपनियों ने एसेसरीज पे फोकस किया है, उन्हीं ने ज्यादातर ग्रो किया है. इफ वी एक्सक्लूड लेक्सो, तो फिर बाटा का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, तो फुटवेयर के साथ में वो सारे एसेसरीज में भी वो अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो गारमेंट्स में भी है, वो एसेसरीज में भी है, वो शू केयर में भी है. तो सिमिलर विद रेड टेप. तो रेड टेप का अगर आप ब्रांड देखते हो, तो जो उनका डोमेस्टिक ब्रांड है, उसका इन FY17 मोस्टली रेवेन्यू आता था फुटवेयर से. देन दे एक्सपैंडेड इनटू गारमेंट्स एंड एसेसरीज बिजनेस, ताकि क्योंकि फुटवेयर सेक्टर में अराउंड 5 to 6% का नॉर्मली इंडस्ट्री ग्रोथ रहता है. तो वाइल फुटवेयर सेक्टर में इतना ग्रोथ नहीं रहता है, गारमेंट और एसेसरीज का जो बिजनेस है, उसमें काफी आप अच्छा ब्रांड बना सकते हो. तो काफी अलग बिजनेस भी रहते हैं, और कंपनियां क्योंकि अपना सिर्फ ब्रांड बिल्ड करने के लिए उन अलग प्रोडक्ट्स पे फोकस करती है.
Right, right. Absolutely, बिल्कुल sir. Thank you for that. But please sir, let's go to Metro. या सो मेट्रो में हम वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ आ रहा है और बिकॉज ज्यादातर जो आईपीओ आते हैं वो लिस्टेड पीयर्स के वैल्यूएशंस के हिसाब से लिस्ट होते हैं. तो मेट्रो अराउंड 485 to 500 रुपीज का प्राइस बैंड है आईपीओ का और वो फ्रेश इश्यू करेंगे शेयर्स ऑफ 295 करोड़ और जो आईपीओ है वो अराउंड 13,000 करोड़ पे वैल्यू किया हुआ है मेट्रो ने एट द प्राइस बैंड ऑफ 485 to 500 रुपीज. तो 13,000 करोड़ मार्केट कैप फॉर अ कंपनी विच इज doing sales of around 1,000 crore. तो FY21 में मेट्रो ने अराउंड 800 करोड़ का सेल्स किया है. अभी हम मेट्रो की अगर बात करते हैं तो मेट्रो के सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है पूरे फुटवेयर और गारमेंट एक्सेसरीज इंडस्ट्री में. फुटवेयर इंडस्ट्री अगर अपन देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है सबसे और शायद सेकंड हाईएस्ट उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन है फुटवेयर इंडस्ट्री में. Around 800 crores का रेवेन्यू है कंपनी का एंड इट इज वैल्यूड एट क्लोज टू 13,000 crores. So 800 to 13,000 हो गया close to 15 to 16 times the sales. Then अगर हम नेट प्रॉफिट से देखते हैं तो in FY21 due to COVID they did revenues of around 68 crores. 68 crores पे they are being valued at 13,000 crores which is close to 200 times. Even if we look at the normalized numbers in FY20 they did revenues of they did net profit of close to 160 crores. At 160 crores they are being valued at 90 times their earnings. Closer to 90 times their earnings. तो IPO no doubt बहुत expensive है, but at the same time if we look at their margin profile is very superior, very better than the industry average, जहां पे वो रिलैक्सो बाटा जैसी कंपनी को बीट करते हैं मार्जिन्स में. तो अगर हम मेट्रो का पिछले 4 साल का सेल्स देखते हैं in FY17 Metro did revenues of close to 900 crores. From there they grew their revenues to around 1,300 crores. So उन्होंने रेवेन्यूज ग्रो किए बट FY21 में ड्यू टू कोविड एज एक्सपेक्टेड उनका रेवेन्यू में बहुत बड़ा डीग्रोथ हुआ. बट स्टिल जो उनके पीयर्स थे उनसे बहुत बड़ा डीग्रोथ हुआ. बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी दैट देयर रिटर्न रेशियोज आर वेरी डिप्रेस्ड. देयर ROC is close to 10%. Their ROE is in single digit. But if we look at the normalized numbers, their ROC was close to 20 to 25% FY20. और जहां तक उनके वर्किंग कैपिटल डेज की है, वर्किंग कैपिटल डेज आर वेरी एट वेरी कंफर्टेबल लेवल्स अराउंड 69 to 70 days. सो इफ अगर हम मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो कौन से ब्रांड सेल करता है, तो मेट्रो काफी थर्ड पार्टी सेल्स भी करता है. मेट्रो के जो खुद के ओन ब्रांड्स है उसमें मेट्रो है, देन मोची, वॉकवे, जेनेक्स, सिग्नेचर. और जो वो थर्ड पार्टी सेल्स करता है, आपने काफी लोगों ने नाम सुना होगा इनका, क्रोक्स, क्लार्क्स, स्केचर्स और मार्दी क्रास. सो जो क्रोक्स और स्केचर्स आप देखते हैं वो मेट्रो ही मैनेज करता है काफी स्टोर्स. तो मेट्रो का अगर अपन रिटर्न रेशियोज देखते हैं तो देयर ROE is close to 7.7% which is very mediocre for a company which is listing at around 15 times their sales. काफी mediocre return ratios है due to COVID या कुछ भी बोल लो, because in last 4 years the trend has been down as far as return ratios are concerned. In FY18 their ROC was close to 41% and now their ROC is close to 10%. In FY20 that was 21%. So जो हमने इनके दोनों ब्रांड्स की बात की, एक तो थर्ड पार्टी सेल्स और एक जो ये खुद ओन करते हैं ब्रांड्स, जो मेट्रो, मोची, वॉकवे, जेनेक्स, प्रिंसेस, सिग्नेचर, दाविंची. एंड थर्ड पार्टी सेल्स ये करते हैं क्रोक, क्लार्क्स और स्केचर्स. मेनली इन्हीं ब्रांड्स की है थर्ड पार्टी सेल्स करते हैं. तो उनमें से जो इनका खुद का ब्रांड है उसका 69.24% कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज में. तो अराउंड जो 800 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें से 70% इनके खुद के ब्रांड से आता है, जो है मेट्रो, मोची, वॉकवे. एंड थर्ड पार्टी सेल्स का कंट्रीब्यूशन अराउंड 31% है.
और थर्ड पार्टी में ये क्रोक्स, क्लास और स्केचर्स इनके स्टोर्स मैनेज करते हैं, इनसे इनका रेवेन्यू आता है. तो एट 13,000 करोड़ विथ मीडियोकर रिटर्न रेशियोज आईपीओ काफी एक्सपेंसिव है. बट एट द सेम टाइम अगर हम इनका एवरेज सेलिंग प्राइस देखते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स, तो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस इज क्लोज टू 1,400 रुपीज. तो दैट इज the highest in overall industry, because even if you visit any store of Metro or Mochi, so you will find their products very expensive. अगर हम और brands का comparison करते हैं, then you will find their products very expensive. This is why their ASP is highest, their operating margins are highest, their gross margins are one of the highest, और net profit margin में I think they are the second. तो इससे अपन एक चीज समझ सकते हैं कि जो इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको हम 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बाय द प्राइस रेंज. सो फर्स्ट रेंज हम मास सेगमेंट रख सकते हैं, इन विच द प्रोडक्ट्स आर प्राइस्ड बिलो 500 रुपीज अ पेयर. देन इकोनॉमी, मिड सेगमेंट एंड प्रीमियम. तो यू विल फाइंड दैट मेट्रो के जो थर्ड पार्टी सेल्स होते हैं इन क्लास एंड स्केचर्स, they will be included in premium segment, because उनका per pair जो price होता है is above 3,000 rupees. In mid segment उनके जो brand आएंगे वो है Crocs, Mochi and Metro. So because Metro is selling products which are priced above 1,000 rupees, and two of their brands which are included in third party sales, their products are priced above 3,000 rupees per pair. So this is why the ASP of Metro is very high. And but at the same time जो valuations पे list हो रहा है वहां पे investors के लिए कुछ return मुझे दिखते नहीं है ज्यादा. तो Metro at 13,000 crore valuation, और because grey market में कुछ premium मिलेगा, IPO आ रहा है, तो I don't think कि उन valuations पे invest करना चाहिए. brand काफी अच्छा है but valuations already discounted है. तो ओवरऑल मेट्रो ब्रांड्स पे यही ओपिनियन रहेगा कि मेट्रो ब्रांड से शायद लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, बट आफ्टर दैट क्या आपको और ग्रोथ मिल सकता है, क्या आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, आई डाउट. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेट्रो ब्रांड्स आईपीओ. Right. One more factor, sir, that मतलब I also had a cursory glance, which I feel is कि जो IPO का इनका purpose इन्होंने state किया है, that is I think to grow जो brands हैं इनकी, उनके retail outlets grow करने के लिए and corporate purposes के लिए. तो I think rather than having companies जो कि अपना debt clear कर रही हो या फिर OFS हो रहा हो, I think this is a good opportunity, would you say, for that? मतलब they want to expand it. Yeah, they are going to expand their stores, but I think current valuations पे even if they are going to open more stores, तो आपको opportunity का wait करना चाहिए, because जिस price पे ये IPO आ रहा है वो बहुत ही expensive valuations पे आ रहा है. तो I think कि current valuations पे avoid करके you should wait for the right opportunity and then you should enter, because जो footwear में competition intensity है, फुटवेयर रिटेलिंग का बिजनेस बिल्कुल इजी नहीं होता. उसमें आपको ब्रांड बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है. काफी कंपनियों ने किया है, काफी कंपनियों ने अपना ब्रांड क्रिएट किया है 3-4 साल में, 5 साल में, और काफी पहले ऐसी कंपनियां रही है जिन्होंने अपना ब्रांड उनका बहुत अच्छा था बट वो अभी कोई जानता भी नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है कंपनियां. तो अच्छी कंपनी हो और उसका रीजनेबल वैल्यूएशन पे, तो वही कि अपने को बाय करना है वो कंपनी जो अच्छी भी हो या एवरेज भी हो बट वैल्यूएशंस रीजनेबल हो. जब वैल्यूएशंस रीजनेबल होंगे तभी हमारे पास रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी होगा. तो एक चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को अगर मल्टीबैगर ढूंढना है तो मेरे को मल्टीबैगर तभी मिलेगा जब मेरे पास पी एक्सपेंशन की भी जगह हो और अर्निंग्स भी साथ में ग्रो करे. तो इससे होता क्या, अगर अर्निंग्स ग्रो करती है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो अर्निंग्स ग्रोथ करती है, बाद में प्राइस रुकता है और बाद में पी एक्सपेंशन होता है अगर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग हो. उस कंडीशन में आपको काफी अच्छे स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं, जिनको अपन मल्टीबैगर रिटर्न्स बाद में बोलते हैं. तो इन द केस ऑफ मेट्रो या फिर इन द केस ऑफ एनी न्यू आईपीओ जो आ रहे हैं, उनमें सिर्फ आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर सकते हो, आपको उनमें पी एक्सपेंशन कभी नहीं मिल पाएगा. तो दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कंपनीज. नाइका भी एक कंपनी है जिसका आईपीओ आया. नाइका इज अ रियली गुड कंपनी, बट उसमें सिर्फ ग्रोथ आएगा, यू वोंट गेट एनी पी एक्सपेंशन.
तो जहाँ पे आपको पी एक्सपेंशन और एनी अदर वैल्यूएशन मेट्रिक यू आर ट्रेडिंग, अगर आपको उसमें एक्सपेंशन नहीं मिलता है तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे. यू विल गेट दोज रिटर्न्स जितना अर्निंग्स ग्रो होती है, जिस कैगर पे अर्निंग्स ग्रो होती है. तो दिस इज व्हाई आई थिंक कि अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है in the listed segment, then you should focus on those opportunities. Right. Absolutely brilliant, sir. It's in fact आपने भी सर एक और एनालिसिस टू मतलब टू जस्ट कंटिन्यू आस्क फर्दर ऑन दैट पॉइंट, लाइक आपने बताया कि ऑलमोस्ट 36% इस समय ऑनलाइन है. सो वुड दैट आल्सो कॉन्फ्लिक्ट विद जो इनका ऑब्जेक्टिव दे आर गोइंग विद रिटेल एक्सपेंशन? डू यू थिंक क्या मतलब द स्ट्रेटेजिक अप्रोच? I don't think इनका 36% ऑनलाइन है. No, the overall footwear sector, I think you said earlier in the discussion. So in that इनका जो खुद के ब्रांड है, the brands which they own, which are Metro, Mochi, Walkaway, तो उनका अराउंड 69% रेवेन्यू आता है. एंड जो थर्ड पार्टी सेल्स है, क्रॉक्स और स्केचर्स, क्लार्क्स, उनसे अराउंड 31% रेवेन्यू आता है. तो वो ऑनलाइन नहीं, वो थर्ड पार्टी सेल्स है जो खुद के ब्रांड नहीं है, बट उनके स्टोर से रन करते हैं, उनके स्टोर से ऑपरेट करते हैं. आई मीन सर अर्ली, जैसे हम लोग इससे पहले जब ओवरऑल फुटवेयर सेक्टर डिस्कस कर रहे थे तब आपने एक स्टैटिस्टिक बताया था कि 36% ऑनलाइन सेल्स हैं फुटवेयर ना. तो वो एक जैसे एक इंडस्ट्री है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो जो ब्रांडेड सेगमेंट है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, और एक जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसका मतलब आप समझे अनऑर्गेनाइज्ड में. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे लिस्टेड कंपनीज नहीं है, जैसे एक डायग्नोस्टिक सेक्टर है. अब डायग्नोस्टिक सेक्टर में आपको मेट्रोप्लिस, लालपेट, थायरोकेयर, ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है जिनके नेशन वाइड पेथलेब चेन है. अब अनऑर्गेनाइज्ड अगर आप देखोगे, आपको हर गली में कोई पेथलेब मिल जाएगा. दैट विल बी इंक्लूडेड इन अनऑर्गेनाइज्ड. तो इसी अकॉर्डिंग हम फुटवेयर सेक्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें आपके रिलैक्सो, बाटा, रेड टेप, अभी मेट्रो आ जाएगा, मोची, ये सब आ गए, या लिबर्टी आ गया. लिबर्टी बहुत छोटा प्लेयर है. ये सब आ गए. और अनऑर्गेनाइज्ड में जिन ब्रांड्स को कोई जानता नहीं है, बट बिकॉज उनका प्राइसिंग काफी नीचे होता है, तो लोग उन्हें बाई करते हैं. तो ये मेन डिफरेंस है. तो उसमें फुटवेयर सेक्टर में अराउंड 33% ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी का अनऑर्गेनाइज्ड है. तो वो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज FY15 में दैट नंबर वाज क्लोज टू 23%, और 23% से FY21 में नाउ दैट इज क्लोज टू 35%. और वो आने वाले टाइम में जैसे ई रिटेलिंग ग्रो होता है, आपका ई कॉमर्स चैनल से कंपनीज फोकस करती है अपना सेल्स ग्रो करने पे, तो ई रिटेलिंग में आप पाओगे कि मोस्टली ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स है वही ज्यादा सेल होते हैं, बिकॉज कंज्यूमर्स का अप्रोच चेंज हो जाता है ई रिटेलिंग के टाइम. राइट. So this was the point we were discussing at that time कि जो अगर ऑर्गेनाइज्ड में ग्रोथ होता है तो उसका सबसे बड़ा जो एक रीजन रहेगा वो ई रिटेलिंग में ग्रोथ. तो अगर ई रिटेलिंग में ग्रोथ होता है, then the market share of organized players will go up. Right. ठीक है. Right, so बढ़िया. So that gives me a very good idea. I think this has been one of मतलब अभी IPO, this given that IPO season अभी चला है एक बहुत लंबा, and then markets कुछ change हुए हैं अभी bear, तो I think that bull trend that is now getting over कि कुछ भी खरीदो वो चलेगा. Since that seems to be getting over, abhi this becomes very important that the kind of insights that you have given on Metro ki although the fundamentals, as I understood it, I'll just try to kind of summarize it in one line. Ki although the company has good fundamentals and good prospects, but abhi it's overvalued, so we should wait and kind of let it get to some sustainable level and then go for it. करेक्ट. तो इवन मेट्रो में एक पॉइंट है कि इस कंपनी को बैक किया था राकेश झुनझुनवाला ने. So now Metro will be listing their IPO, will be listing their stock at 485 rupees, 485 to 500 का जो ऑफर प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है. तो इसमें राकेश झुनझुनवाला ने अराउंड 7-8 रुपए में इन्वेस्ट किया था इन 2009-10. So राकेश झुनझुनवाला ने भी बैक किया हुआ है कंपनी को, और कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ भी किया है. और बिकॉज काफी हम पॉजिटिव चीजें भी देखते हैं इसमें. वैल्यूएशन नो डाउट एक्सपेंसिव है, बट पॉजिटिव क्या है
पॉजिटिव ये है कि इनके सबसे हाईएस्ट आपके मार्जिन प्रोफाइल इनका सबसे बेटर है, जबकि ग्रोथ नहीं है पिछले 4 साल में ज्यादा। इवन आप FY21 को भी हटा दोगे तो इन ड्यूरिंग FY17 टू FY20 पीरियड उनका ग्रोथ अराउंड 30% रहा है, तो कैगर इज नॉट इवन 10%। तो सिंगल डिजिट में ग्रोथ है इन लास्ट 3 इयर्स, अगर आप कोविड ईयर हटा भी दो तो, विच इज नॉट वेरी गुड, बट स्टिल क्योंकि इनका मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है और अच्छे टाइम पे आईपीओ आया है। अभी अगर यही कंपनी अराउंड 2017 से लिस्टेड होती और यही ग्रोथ होता, यही मार्जिन प्रोफाइल होता, तो अभी इसको ये वैल्यूएशन आई डोंट थिंक मिल रहे होते, क्योंकि रिलैक्सो जैसी कंपनी के साथ कंपेयर करना, रिलैक्सो ने कंसिस्टेंट ग्रोथ करके दिखाया है, इसलिए रिलैक्सो को आज वैल्यूएशन मिलते हैं अराउंड 12 टाइम मार्केट कैप टू सेल्स। स्टिल रिलैक्सो इज आल्सो एक्सपेंसिव, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर डूइंग सिंस लास्ट 3 to 5 years वो काफी अच्छा है कि आप सेल्स भी ग्रो कर रहे हो और साथ साथ में आप मार्जिन्स भी अपने बढ़ाते जा रहे हो। राइट, ब्रिलियंट सर, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं सर, अब एक वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। या सो स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और मेट्रो के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किसी कंपनी में क्या पोटेंशियल है, किस कंपनी में क्या रिस्क है, इन वैल्यूएशंस पे क्या अच्छा है, ओवरऑल सेक्टर का क्या पोजीशन है। तो ओवरऑल हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि कोई हम रिकमेंड कर रहे हैं शेयर। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं और बाद में आपको कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो वी विल आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। तो I think we should now discuss about the special situation opportunity. Right. Absolutely. I'd also, in fact, on that note, I'd also would like to add a line. So even we at Trinker, there's nothing as such as investment advice or recommendation. What we believe is social trading, which is learning and earning together. So these podcasts are supposed to be, learning opportunities for people कि आप जो लोग नए हैं, जैसे हमारे पास अच्छे अच्छे बहुत सारे एक्सेलेंट ट्रेडर्स, जैसे मोहित सर हिमसेल्फ, ही इज द मास्टर ऑफ फंडामेंटल्स आई बिलीव, एंड one of the best I've ever seen, I've ever talked to on this show. And तो उसमें एक the idea of these podcasts is to learn कि आपको अगर if you have to go about analyzing a sector, if you have to go about analyzing a company, तो what should you look at, what should you do? So please take it on that note, and nothing like sir said कि not an investment advice, right? So please let's go to the next yeah we should so the special situation opportunity which we are talking about is Mirza International. तो ज्यादा लोगों ने पहले ही गेस कर लिया था ये कि मिर्जा इंटरनेशनल will be the special situation. So first of all हम समझेंगे कि special situation opportunity होता क्या है। तो जनरली जो भी कोई ओपन ऑफर आता है, कोई डीमर्जर आता है, कोई स्टॉक बाईबैक होता है, all these corporate actions are considered as special situation opportunities. तो जिस भी कॉर्पोरेट एक्शन से एक शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएट हो सकता है, वैल्यू अनलॉक हो सकता है, वी विल कंसीडर दैट एज अ स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी। तो द स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट मिर्जा इंटरनेशनल, बट इट इज रेड टेप इंडिया। बिकॉज कंपनी का अगर आप लास्ट प्रेस रिलीज देखोगे, सो they have informed the exchanges that they will be restructuring their business. So they will be merging their UK holding company, UK business holding company with Mirza International at first. So this is a scheme of merger and demerger in which they will merge RTS Fashions, which is the holding company of Mirza UK Limited. So they will merge this company with Mirza International. So with this merger, they will solve one governance issue. So in past काफी इन्वेस्टर्स ने उनको बोला था कि आपको डायरेक्ट अपना यूके बिजनेस अपने कंपनी में लेना चाहिए, आपको उसको एक होल्डिंग कंपनी बना के नहीं रखना चाहिए, होल्डिंग कंपनी के थ्रू ओन नहीं करना चाहिए. सो नाउ वन गवर्नेंस इशू विल बी सॉल्व्ड बाय मर्जिंग देयर यूके बिजनेस with their Indian company or with their listed company, and after merging their UK company, they will be demerging the domestic business of Mirza International into a resulting company on mirror shareholding basis. So in that case, you will get one share for every one share you held in Mirza International.
सो इसमें आपको दो कंपनियां मिलेगी. वन इज मिर्जा इंटरनेशनल, जिसमें यूके का बिजनेस मर्ज होगा. सेकेंड विल बी मिर्जा रेड टेप इंडिया और मिर्जा इंडिया, जो भी नाम रहेगा आगे कंपनी का. सो दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी. नाउ वी विल डिस्कस व्हाई इज इट a special situation opportunity. ऐसा क्या है कंपनी में. सो before going very deep into the financials of the company, numbers में numbers देखने के पहले सिंपल हम कंपनी को देखते हैं स्क्रीनर पे. तो यू विल फाइंड कि आरओसी 6% है, आरओई 1% है, कुछ इतना है नहीं. बुक वैल्यू 56 है और 112 पे ट्रेड कर रहा है. स्टॉक पे इज 21 विच इज रीजनेबल. प्रमोटर होल्डिंग 68. तो ऐसा इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है. तो सबसे पहली चीज है कि जो आप इनका सेल्स देखोगे, लास्ट क्वार्टर दे डिड रेवेन्यूज ऑफ क्लोज टू 400 crores and the current market cap is 1300 crores. And we have already discussed about the potential which footwear sector holds. और जो गारमेंट एंड एसेसरीज का बिजनेस है उसके बारे में हमने एकदम भी डिस्कस नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिर्जा इंटरनेशनल ओन्स दिस ब्रांड कॉल्ड रेड टेप. तो आप अगर कोई छोटे टाउन से हो तो आपने रेड टेप के काफी स्टोर्स हाल फिलहाल में जरूर देखे होंगे, बिकॉज रेड टेप इज ऑन एक्सपेंशन स्प्री इन इंडिया. अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम समझते हैं कि इन FY17 around 70% or 80% of their revenue was coming from international markets. So even in FY10 और FY11, आज से 10 साल पहले इस कंपनी का नाम मिर्जा इंटरनेशनल इसलिए था बिकॉज ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था. इनका ज्यादातर रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से आता था. 80-90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था. पहले इनका इंडिया में बिजनेस नहीं था. दिस इज व्हाई दे कॉल इट मिर्जा इंटरनेशनल. सो even if I go through the numbers, तो in FY17 उनका overall revenue था close to 936 crores, out of which their exports were contributing around 650 out of 936, और domestic उस टाइम पे था 285 crores का. और इस कंपनी में हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और लेदर. जो इनका लेदर का बिजनेस है, टेनरी का बिजनेस है, विच इज लॉस मेकिंग बिजनेस. सो मिर्जा इंटरनेशनल FY17 में अराउंड 70% रेवेन्यू उनका आता था एक्सपोर्ट से. एंड अब अगर अपन फास्ट फॉरवर्ड FY21 के नंबर्स देखते हैं, देयर डोमेस्टिक रेवेन्यूज हैव ग्रोन फ्रॉम 285 crores टू अराउंड 700 crores. सो इवन हम उनका चैनल वाइज चेक करते हैं. जैसे फुटवेयर सेक्टर में हमने देखा कि किन चैनल्स के थ्रू एक कंपनी अपने सेल्स कर सकती है. तो फर्स्ट इज EBO through their exclusive branded outlets. Second is MBO through multi-branded outlets. And third is e-commerce. So if we go through the numbers which are presented by the company itself in their annual reports, so in their EBO, they had 140 EBOs. तो पहले हम EBOs के बारे में देखते हैं, exclusive branded outlets. So FY17 में रेड टेप के इंडिया में अराउंड 140 EBOs थे. और 140 से जो ग्रोथ चालू हुआ इन FY18 दे हैड 159, FY19 में 200 से ऊपर हो गए, देन FY20 में 222, एंड नाउ FY21 में अराउंड 276 EBOs रेड टेप इंडिया के हो गए. तो अराउंड 4 साल में उन्होंने अपने EBOs डबल कर लिए, 140 to 276. और एट द सेम टाइम अगर हम उनका रेवेन्यू देखते हैं, FY17 में from EBOs they were doing revenues of close to 100 crores. In FY18 the revenues from EBOs grew to 136 crores. 136 से FY19 में आप देखोगे 136 to direct 267 crores. So after that in FY20 they did 371 crores. और even FY21 जो कोविड का ईयर था, जिसमें काफी कंपनी ने डीग्रोथ पोस्ट किया, FY21 में their EBOs contributed around 462 crores. So EBOs के थ्रू उनका 100 crores to 462 crores, around 4 times growth है in last 4 years. So which is a CAGR of whopping 46% in last 4 years. तो around 4 साल में जो उनका EBOs से sales CAGR है, that is close to 47%. Now अब अगर अपन आते हैं ई-कॉमर्स चैनल, जो कि ई रिटेलिंग सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग एक चैनल है पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री में. इवन आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ तो आप देखोगे ई कॉमर्स से कंपनीज को काफी ग्रोथ आया है. तो ई कॉमर्स में रेड टेप इंडिया
was doing close to 44 crores of revenues in FY17. FY18 में that revenue almost tripled to 126 crores, और FY19 में they crossed 200 crore mark, और FY21 में if we see वो 208 करोड़ around 208 करोड़ का उनका e-commerce से sales है. So even EBOs और e-commerce अगर अपन देखते हैं तो ओवरऑल जो उनका डोमेस्टिक ब्रांडेड रेवेन्यू है from in FY17 from 224 crores to 670 crores in FY21. So their domestic branded revenue, and I am talking about the brand retail. तो रिटेलिंग का बिजनेस इज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ. इसमें आप अपना ब्रांड बना आपका ब्रांड बनाना इजी नहीं है. अगर इतना इजी होता कोई भी कंपनी आउटसोर्स करके प्रोडक्ट अपना ब्रांड बना लेती थी. बट domestic branded business में their revenues grew from 224 crores in FY17 to 670 crores in FY21. और इसमें domestic branded में हम उनका कैगर देखते हैं in sales, it is close to 31.49%. अब हम मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इतना अच्छा ग्रोथ है, EBOs में ग्रोथ है, EBOs डबल हो गए, EBOs के जो सेल्स है उसमें 47% का ग्रोथ है, कैगर है. ई-कॉमर्स में 47% का कैगर है. FY17 to FY21 अराउंड 5 टाइम्स हो गए ई-कॉमर्स चैनल के थ्रू. तो वैल्यूएशंस क्यों नहीं मिल रहा? तो वैल्यूएशंस इसलिए नहीं मिल रहा बिकॉज जैसे मैंने बताया FY17 में they were getting almost 70% of their revenues from export, and now they are getting 70% from their Indian business because growth इस हिसाब का है उनके डोमेस्टिक बिजनेस में. सो एक्सपोर्ट में if you see their revenues, this revenues started degrowing from FY18 to in FY18 or sorry in FY17 they were doing 650 crores of export revenues. अब FY17 FY18 में हम देखते हैं Brexit आया and they were getting most of their revenues from the European market. तो यूरोप में क्योंकि Brexit आया, दिस इज वाई. और साथ में अगर अपन देखते हैं FY17 टू FY20 पीरियड, यूरोप का इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लो डाउन था, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लो डाउन था. सो दे फेस्ड सीवियर हेडविंड्स इन देयर एक्सपोर्ट बिजनेस. FY17 में they were doing revenues of close to 650 crores. They degrew to 523 crores in FY18, then to 501 crore in FY19, before bouncing back to 527 crores in FY20 or FY21 because it was a COVID year, 332 crores. So first reason is that उनका export business में degrowth आया in last 4 years. This is why आप जो overall sales का फिगर देखते हो उसमें आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखता है. In FY17 their overall sales were close to 936 crores and now in FY21 they are doing close to 1048 crores. And at the same time, their domestic branded business has grown at 31% CAGR. So this is the first reason. Second reason why it doesn't get the valuations. So second reason is unka leather ka business. So if you check the numbers of their Teneri business, so in Teneri they did sales of close to 127 crores in FY21. FY20 में if you see उनका revenue था 190 crores, और लेदर का जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग बिजनेस है. दिस इज व्हाई आप उनके गारमेंट का बिजनेस देखते हो, हाई आरओसी बिजनेस है. अराउंड गारमेंट के बिजनेस में 50% है. वी विल कम टू दैट एज वेल बिकॉज हम पूरा इन डेप्थ जो भी एनालिसिस होगा वो करेंगे. जो लेदर का बिजनेस है उसमें इनका आरओसी -19% है. इनका जो एबिट लॉस है दैट इज क्लोज टू -16% ऑफ ओवरऑल सेल्स. दिस इज व्हाई वी विल सी कि इनका आरओई आरओसी इतना डिप्रेस्ड है बिकॉज जो लेदर का बिजनेस है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग क्लोज टू 127 crores ऑफ सेल्स. इफ वी सी द FY21 numbers, तो उसमें 127 crores is coming from leather and the EBIT loss is -16%. तो उसमें वो कुछ कमा नहीं रहे और उसकी वजह से उनको वैल्यूएशंस नहीं मिल रहा है. फर्स्ट, लेदर में कोई इन्वेस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ ESG. सेकंड, सिन बिजनेस बोल के कई लोग नहीं करते. और थर्ड रीजन है कि उसमें इनका EBIT लॉस है अराउंड 16%. तीन रीजन लेदर बिजनेस में. और जो फर्स्ट रीजन व्हिच वी हैव कवर्ड इज द डीग्रोथ इन international business. This is why I think they are considering this demerger proposal, because
जहां पर डोमेस्टिक पूरा बिजनेस ही सेपरेट है, बिकॉज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का कुछ लेना देना नहीं है. तो दिस इज व्हाई आई थिंक दे आर गोइंग फॉर द डीमर्जर ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस. So these are the two reasons, and third reason is there were some governance issues in past. First was that the promoters were taking guarantee commission on the debt, which is now reduced, because if you see company in last 2 साल 3 साल में अपना debt भी काफी reduce कर लिया है. तो these were some of the reasons, but now governance is improving, the next generation is coming into the business, so I think they can do well. Now अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं बाटा और रिलैक्सो के साथ में, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा. फर्स्ट जो गवर्नेंस इशू काफी लोग हाईलाइट करते हैं, दैट दे आउटसोर्स देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश और इंडोनेशिया और वियतनाम, बिकॉज वहां से उनको सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं. दे गेट प्रोडक्ट्स एट वेरी चीप प्राइसेस. बट मिर्जा या रेड टेप ऐसा करते क्यों है? बिकॉज उनके पास उतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, नाउ while Relaxo can manufacture 27 crore pairs per annum, Bata का capacity around 2 crore pairs per annum, जहाँ पे Red Tape का capacity around 64 lakh pairs per annum. This is the reason why they outsource most of their products from Bangladesh, Vietnam, and other countries. पहले वो चाइना से करते थे, but now they have shifted to Bangladesh and all. बांग्लादेश में they have their own subsidiary जहाँ से वो प्रोडक्ट अपने आउटसोर्स करते हैं. अब तक जो वैल्यूएशन नहीं मिलने का रीजन था वो कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर था. इन पास्ट जो गवर्नेंस के इश्यूज रहे वो है. बट इफ वी सी द ग्रोथ इन देयर ईबीओस, और उस पे हम थोड़ा सा भी स्कटल बट करते हैं, सो 8,000 करोड़ मार्केट के वी आर गेटिंग रेड टेप इंडिया एट वन टाइम सेल्स, जबकि मेट्रो आईपीओ इज कमिंग एट अराउंड 15 टाइम्स देयर सेल्स. जबकि रेड टेप इंडिया हैज ग्रोन एट 31% केगर इन लास्ट 4 years. तो लास्ट 4 years में आप अगर मेट्रो का केगर ग्रोथ देखते हो, मेट्रो हैज डी ग्रोन एट 9% केगर, जहां पे मेट्रो ने 9% से डी ग्रो किया है. वहीं पे रेड टेप ब्रांडेड बिजनेस ने अराउंड 31% से ग्रो किया है. सो दिस इज व्हाई वी सी ए वेरी बिग वैल्यू गैप between all the other footwear companies. Now अगर हम बाद में देखते हैं इनके दोनों बिजनेस जो रेड टेप में आते हैं, रेड टेप के ब्रांडेड बिजनेस. सो दो बिजनेस है. फर्स्ट इज फुटवेयर, सेकंड इज गारमेंट्स एंड एसेसरीज. So if we check the numbers from FY18, in FY18 their overall revenues from Red Tape were close to 454 crores. We are talking about the Red Tape brand. From 454 crores, they have grown their revenues to around 700 crores in FY21. अब हम अगर देखते हैं उनका फुटवेयर और गारमेंट्स बिजनेस का रेवेन्यू, सो इन FY18 टोटल रेवेन्यूज वर क्लोज टू 454 crores, आउट ऑफ विच फुटवेयर ने कंट्रीब्यूट किया था अराउंड 354 crores एंड गारमेंट्स के बिजनेस से 100 crores. So in FY18 their garment and accessories business was doing revenues of close to 100 crores, and now in FY21 their garment business and accessories business is doing revenues of close to 350 crores. So from 99 crores to 350 crores, while their footwear business has not gone anywhere. 355 crores in FY20 they were doing 413 crores, or FY21 में 354 crores. So this isn't a pure footwear play, because उन्होंने अपना garment business at the same time grow किया है, in which their ROC is more than 50% in their garment and accessories business. Now if we look within the sector, so while Bata generates close to 8% of its revenues from their garment and accessories business, रेड टेप का हम अगर रेवेन्यू देखते हैं, उनका 50% रेवेन्यू सिर्फ गारमेंट और एसेसरीज से आता है. सो दिस इज a very big what we can say big advantage which Red Tape is having, कि सिर्फ फुटवेयर ब्रांड ना बनके, बिकॉज आज से 4 साल पहले रेड टेप का नाम सिर्फ एक फुटवेयर ब्रांड की तरह माना जाता था. But now they have shown a very good growth in their garments and accessories business as well, from clocking revenues of 99 crores in FY18 to 342 crores in FY
21, and the ROC is upwards of 30-40% in their garments and accessories business. Now जहां तक हम मार्जिन्स की बात करते हैं, in Red Tape their EBIT margins are close to 15% on normalized basis. On 15% EBIT margins, they can do ROC of around 25 to 30%. So now if we compare it with Metro Brands IPO जो around 15 times sales पे आ रहा है, तो valuations काफी reasonable लगेंगे. And now because this domestic business is headed by the second generation entrepreneur Mr. Suja Mirza, last तो ये एक मैं थोड़ा सा highlight करना चाहूंगा जो मैंने experience किया है. कई लोगों को सही लगेगा, कई लोगों को सही नहीं लगेगा, but जैसे बोरोसिल सबसे बड़ा एग्जांपल है. इन 2010-11 उन्होंने अपना जो सरप्लस था दे इन्वेस्टेड दैट इनटू रियल एस्टेट. सो इवन आज भी आप चेक करोगे काफी न्यूज आर्टिकल्स आपको मिलेगा कि दे बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इन मुंबई ड्यूरिंग दैट टाइम. So they invested their surplus into this real estate. But when Shrivar Kheruka came in and took control of the group, तो फिर उन्होंने वो सारे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे खत्म कर दिए. बिकॉज द न्यू जनरेशन नोज हाउ कैन ही गेट द वैल्यूएशन फ्रॉम द मार्केट्स. तो आपको साइफन ऑफ नहीं करना होता है. इफ यू आर honest to your shareholders, you will get the desired valuations or you will get the deserved valuations. So जब भी governance change होता है, generation change होता है, that is also a special situation in my opinion. And I might be wrong, but I have experienced this in many companies. कि change in governance is also change in generation is also a change in governance. So Mirza में if you see that all promoters are Irshad Mirza and family. Now Shuja Mirza has headed this domestic business, their domestic business, and they've grown their revenues at 31% CAGR in last 4 years. So this is headed by Mr. Shuja Mirza, which is a second generation entrepreneur. So I think कि change in governance भी because change in governance से भी उनको valuations मिलेंगे because domestic business will be headed by Mr. Shuja Mirza. So this is what I feel about this is what I think about Mirza. बिकॉज उनका गारमेंट और एक्सेसरीज बिजनेस में भी आप 4 साल का ग्रोथ देखते हो. इवन रेड टेप का ब्रांड का आप ग्रोथ देखते हो. इवन इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ जयपुर, जहां पे 4 साल पहले आपको रेड टेप का एक स्टोर भी नहीं था, आज सिर्फ जयपुर में अराउंड 6 स्टोर है रेड टेप के. सो नाउ दे हैव ग्रोन इन टियर 2 टियर 3 सिटीज. सो इतना अच्छा ग्रोथ करने के बावजूद उनको वैल्यूएशन नहीं मिला. एंड वी हैव काउंटेड दोस रीजंस एज वेल. लेदर बिजनेस, देन डीग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड सम गवर्नेंस इश्यूज which are now being resolved. So we should wait patiently for the scheme of merger and demerger. वो क्या announce करते हैं, the detailed presentation which they will upload to the stock exchanges. Then we should take our actions after consulting with our financial advisor कि क्या क्या करना चाहिए. But I'm very optimistic on this business of Red Tape because last 3 से 4 साल में they are the best performer within this overall footwear and accessories business. So yeah, this was a special situation opportunity, and I think आप भी इसके बारे में बाद में study करके you will know better things about Red Tape. Absolutely, sir. That's such a brilliant analysis. I think you cover the nooks and cracks so well कि I don't think कुछ रह जाता है उसमें, कुछ भी कोई स्कोप नहीं रहता रिबटल करने का, कुछ आपकी इतनी परफेक्ट एनालिसिस होती है. Sir, if you wouldn't mind, let's take up a few questions from audience. Yeah, पहले मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि because काफी कंपनियां हैं, either they will grow through their online channel like what Nykaa is doing, या फिर कंपनी अपने EBOs पे फोकस करती है, या the company supplies to the MBOs, the multi brand outlets. So in the case of Red Tape, they are focusing on growing their EBOs. Because last 4 साल में they have grown their EBOs from 140 to around 276. So जहाँ पे आप EBOs में growth आता है, then your depreciation figure will also increase. So in that case, you should check the cash profits instead of the net profit, because depreciation is a non-cash expense. So this was
the one point which I wanted to add. Yeah. Now we should take some questions. Yeah, and before we take questions, I'll also announce कि मैं towards the end of our podcast after taking questions, मैं सर से उनका कल का hot stock pick भी लूंगा. I know it's unfair to ask him. मैं थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हो रही थी सर से. He said कि I am more of a fundamental investor जो long term में believe करता है, तो it's unfair to ask me कल कौन सा rise करेगा. But we at Trinker have now kind of grown as a tradition to have a daily rumble जिसमें कि कल हम लोग nominate करते हैं कल का top stock pick. तो हम लोग बदमाशी करके मोहित सर से भी कल का पूछेंगे जरूर आफ्टर टेकिंग द क्वेश्चन. सो स्टे ट्यून फॉर दैट कि कल कौन सा राइज करेगा मोहित सर के अकॉर्डिंग. राइट सर, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. या विशु. ऑलराइट, ओके. सो वैभव हमारे साथ हैं. वैभव, आर यू देयर? Yeah, hi Vibhav. Hi sir, thank you so much Victor, for giving me the opportunity, and Mohit sir, it is really like thankful to talking to you. So sir, my question is this: you have आपने काफी बार बोला लाओ ओपाला के बारे में कि that वो काफी अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, बट तब जैसे मैंने देखा कि 350 अराउंड 325 और 350 से 325 अराउंड लेवल से वो चढ़ना शुरू हुआ और अब आई थिंक 450 आज उसने हाई लगाया था एक. तो सर मुझे ये समझ नहीं आया सर कि इसका सर लाइक हमको लो कब दिखेगा, मतलब एक वो होता है ना डिप्रेशन कब दिखेगा कि मतलब कूल डाउन कब होगा ये स्टॉक, इतना चढ़ चुका है इतने टाइम में. और सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि मुझे एंट्री और एग्जिट के बारे में नहीं पता सर, अगर जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ अगर, तो ये दो क्वेश्चन है मेरे सर. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन लाओपाला है एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट फुटवेयर इंडस्ट्री. स्टिल मैं आपको जवाब देता हूँ. लाओपाला वैल्यूएशन वाइज अभी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बट देयर कैपेक्स विल बिकम ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. एंड we have been discussing about this stock from last many months, because consumer discretionary around one to 1.5 years से काफी subdued था, उसमें इतना ग्रोथ नहीं आया था. So still your question is about the entry and exit point. Yes. तो simple है, buy good companies at reasonable prices instead of buying any company at any price. तो यही फंडा है. And in लाओपाला if you see उनका operating ROC काफी अच्छा है. Their business is also doing well. तो शादियों का सीजन है, festivals भी थे अभी. Now New Year आएगा, तो because their products are used in gifting mainly, तो this is why you are seeing this kind of run up in लाओपाला. और जहां तक एंट्री एग्जिट का सवाल है, I think आप अभी मार्केट में नहीं हो तो you will develop your own system. Once you go through three or four cycles of the market, bull phases, bear phases, आप उन सब से कुछ ना कुछ लर्न करके अपना खुद का मेथोडोलॉजी बनाओगे. So yeah, I think. Yeah, thank you so much sir, but this is really, I am grateful to have people like you. Yeah, always a pleasure, Vaibhav. Thank you for asking the question. Okay, Thank you Mohit sir. Thank you Vaibhav. अंकुर हमारे साथ हैं. अंकुर, are you there? Hello. Yeah, Ankur. Yeah, hi. Actually, there is no question in my mind. I just want to thank you so much for this space. Thank you so much for your time. Yeah, thank you for joining, Ankur. Thank you. That's so nice of you, Ankur, to say that. I mean, I also want to thank Mohit sir for joining us, and you for joining us. It's all your love that's making us grow, and it's such an. I think today itself I was discussing I must have done some good karma that I get to host this space and talk to such great people like Mohit sir. Thank you so much for that appreciation, Ankur. Yeah, thank you, Mohit sir, and thank you all. Okay, so all right, I'll invite the next guest. To our audience, if possible, please let's discuss our topic for the day, footwear sector. If you have any questions for that, let's give primacy to that. Prashant हमारे साथ हैं. Hi, sir, are you there? Sir, you are on mute.
Prashant Kumar Biswal, sir. Okay, I think he's facing some technical difficulties. Love Kush Kothari, sir, are you there with us? Sir, you're on mute. Can you unmute yourself and ask your question? Okay, I think he's also facing some difficulties. Chaitanya, are you there with us? Hello, hi, Mohit, can you hear me? Yes, you can. We can hear you. Thank you for that. Thank you for that excellent spaces, Mohit, and thank you, Drinker, for giving this opportunity. So, Mohit, my question is regarding the special situation that you discussed. Firstly, has the management given any indication that they'll be closing down their tannery business as it is loss making for a long time? And why do you, if they're not closing it, why is it so? Secondly, like we have seen in many situations that the demerger takes a lot of time because there are a lot of complications. And in this one, as you said, that this is a scheme of merger and then demerger. So how much time do you think this will take? Because most of us are interested in the Indian business rather than holding on to the international business. Thank you, Mohit. Yeah, very good questions, Chaitanya. So I don't think they will be closing down their Tenerife business. They will keep this business in Mirza International. Then they will list their domestic branded business separately. So I don't think they will close the Tenerife business because it is loss making as of now. Because there are so many government initiatives which are there for leather industry. The government is also focusing on growing this leather industry. I think they have included leather into PLI as well. So I don't think they will close it down, but they will keep it in a different company, and they should keep it in Mirza International. By doing that only, it will get re-rated. Now, your second question was about the timeline of the scheme of merger and demerger. So it will depend, and I think it usually takes close to 6 to 9 months. 6 months on lower side, 9 months on higher side. So I think in next 2 to 3 quarters you will get more clarity. Sorry, in next one quarter you will get more clarity, and I think the demerger and merger will get completed in next 3 quarters. So I think we should wait for the scheme at first. We have discussed what can be the best case scenario for the investors. We have discussed about it. Now we should wait for the official document which will be uploaded by the company. After going through that document, we should decide whether to invest in this company or not. If they decide to keep their leather business into the demerged company, then I think valuations will still stay low. But if they decides to keep their Tenerife business into the existing company, which is Mirza International, then the Red Tape India business will list at very higher valuation. So this is what I think. We should wait patiently for the document which will be shared by the company about the overall scheme of merger and demerger, and then we should take an appropriate decision based on that document. So can I ask a follow-up question to that? Sure, go ahead. So Mohit, like I have been following you for a long time. So like when Borosil demerger happened, you held on to both the original company and Borosil Renewables, and thanks for that, I've made a lot of money in both these companies. So will you be doing the same for these two companies, like the Mirza International business and the Indian business, or will you not be holding on to the original company? It will depend. It will depend what will be the condition of both of these companies at that time when they will be demerged. So I'll wait for the appropriate time, and then I'll decide. Because at that time, because as far as the Borosil scheme of merger and demerger is concerned, so I was holding Gujarat Borosil from around 2016-17. So I'm holding that company from 2016-15. I don't remember the exact year when I bought, but
from that time to 2019, when they announced that they will be doing this scheme of merger and demerger to provide a better capital structure to both of these companies, and to provide the investors a choice to invest in either of the businesses they like. So at that time I didn't like the business of Borosil Limited, but when I went through the overall business, what is the potential, then I liked the business. It was diversified, and I was sure that it is a defensive play in my it is the only defensive play in my portfolio. So I then decided to hold it. So it will depend what will be the situation, what will be the plans for the international business. So we will have to look at those points before deciding whether to hold both of the businesses or sell one and hold one. Thanks, Mohit. Thanks again for Borosil Renewables. Thanks. Right. Yeah, So thank you, Chaitanya. every word that comes out of your mouth, Mohit, that's so well researched and well calculated. That's really hats off to you. Thank you, Vishu. It's so nice of you. Thank you. Right. Chetan is there with us. Chetan Kial sir, are you there? Yeah, hey, hi. Thanks for the opportunity, Yeah. Mohit and Twinkle. I actually closely follow you, Mohit, on Twitter as well. So my question was regarding the timing only. So it usually takes around 8 to 10 months, right? A merger, demerger. 6 to 9 So months. yeah, okay, 6 to 9. So, but my question was not specifically to this merger only, but like how we should play this mergers theme. Like, should we wait for, like you said, right? The scheme of amalgamation and all will happen in couple of months. So, at what is the best time we should enter? Like, it goes through various phases, right? The last being, I think, NCLT. So, like, what is the best way to play this merger demerger for? It's generic question, I mean. So see, there are various options how you can play this overall scheme of merger and demerger. So even if the company listed below par price, then also you can go ahead and buy. So if you take the example of Jubilant Ingravia, so the valuations at which it listed, so it was clearly an inexpensive bet at that time. So it listed at close to 200, 250 rupees. It was very cheap. It was trading at cheap prices. So even after even the main motive of doing scheme of merger and demerger is to create or unlock the value of the shareholders of that company. So even after doing the demerger, they couldn't create the value. But if the stock is listing at below par valuations, then also you can go ahead and buy. So it depends generally. If you are convinced about the company, about the consolidated company. So if we are talking about Red Tape listing their domestic business separately. So if you are convinced about the story, so you will have to take a little bit of risk and then invest. Or you can wait patiently for the scheme of merger and demerger, the presentation which they have to upload, and then you can go ahead and buy. And after listing, also you can get good gains from all these demerge stories. So even when Borosil Renewables was demerged, it was listed at 50 rupees per share. So the price was close to 50 rupees per share. The company was going to double their capacities by the end of quarter 4 of FY20. So at that time also it was trading at inexpensive valuations. So it will certainly depend on the market situation of that time. So now the markets are trading at close to 17,500, around 1,000 points below the lifetime highs. So now if market dips to 15,000, and then the Remus company is going to list, so it will list at below par valuation. Now that is the time for you to decide whether to buy it or not, because the story remains the same. The sentiment will change. So when the sentiment is bearish, then only you will get the opportunity in listed space. Once the demerged company is listed, which I got in Borosil Renewables as well. So it listed at 50 rupees per share, and the company was considering capacity expansion at that time. So it will depend. Okay, yeah, got your point. Thank you. Yeah. Thank you so much. Can I ask my question? Sumit Ragani here. Hello. Uh, Yeah, hello. Yeah. Samudri, please go ahead.
Yeah, Namaste Mohit bhai and Tinker. Namaste. Thank you for hosting this space. I just wanted to know in simple words that for Metro, you said for Mirza International, you said that they have reduced their debt, and I wanted a comment on the working capital cycle because running the ABOs is too capital expensive. They have loads of regular running expenses like rent or the light bills and the separate maintenance and staff and everything. So that is that you need a cash cow to feed that. Apart from that, I wanted to understand the supply chain in this industry, so that if there are any issues concerning the supply side issues, so will Red Tape be able to pass on the prices to customers, or it will get crushed in competition? Yeah, so I'll take the last question at first. So you are talking about if they will be able to hike the prices. So now, in this case, if you have built a strong franchisee, then you can do that. So in the case of Red Tape, I'm not very sure because the products of Red Tape are very popular due to their discount rates. So they are offering 50 to 70% discount on their products. Ultimately, they are still earning 15 to 17% EBIT, which is at par to the industry average. So if there is any supply side disruption and Red Tape decides to hike the prices, then I feel that it will act as a near term headwind for the company. So yeah, that one point is a risk. If there is any hike on the raw material side, then it will be a risk because the prices of product cannot be hiked. So yeah, that can be a potential risk. And on the supply side, what was your question? Please, can you repeat? Just the supply side question which you answered, and I also wanted your comment because you have studied the company. I wanted a comment from your side on the working capital cycle, that how well they are managing the working capital considering they have reduced the debt. Yeah. So I think they have 276 EBOs as of now, and out of those 276, 125 stores are operating in company-owned, company-operated model. So now they have adopted these two models. First is offline, and second is online-offline model. So in the COCO model, they can manage the inventory levels, they can manage the working capital levels, but on the other retail stores, I'm not very sure how do they manage that inventory. But if the company is into MBOs, then I think they will face severe working capital issues. But in the case of ABO, I don't think so. They will face any working capital issues. So yeah, working capital intensive business. On that point, you are right. If you are expanding your EBOs and the demand is not there, then your working capital cycle will very high. But if the demand is there, you can manage your inventory levels. Then I don't think it will be an issue, because if you check the business model of Page Industries, how they grew. So they also grew by the EBO model. So they grew their EBOs and then only they grew. So there are risks, but there can be a reward as well. Uh, okay, that gives somewhat of clear picture. Uh, we'll see how the picture unfolds. Actually, there are Yeah. questions So that see, future will answer. yeah, says Umechi, stock market is a game of probabilities. So you Right. will have to manage a risk in order to get the returns. So this is how it works. Right. Yes, I agree to everything that you said. One thing that I like about this company is that 4 years back I visited their store, and I used to see that their average selling price, the ASP, was way higher than what it was before. And considering that they are penetrating tier 2 and tier 3 cities, and they are reducing their ASPs, so it's like the thinking is going hand in hand. They are growing synchronously. Correct. Just in case, I was assuming that with the ASPs that they had 3 4 years back, they would not have been able to penetrate successfully in tier 2 and tier 3. Correct. So even I agree on this point. They want to create their brand. So if they succeed in creating a brand, then they can hike the prices gradually. So this is how they can increase their ASP as well. First, you create a brand, then hike the prices, and your ASP will also increase. Correct. I couldn't agree more. Thank you for your views.
थैंक यू। थैंक यू मोहित, थैंक यू सर। आपका मेरे को बाय द वे हैंडल बहुत पसंद आया, द काम इन्वेस्टर। आई थिंक अगर हम लोग मतलब सभी लोग आपका हैंडल को अगर बन पाए तो बहुत आसानी हो जाएगी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में। थैंक यू सो Even मच। I can see Rishi Bhai in the speakers list. Rishi Yes. Bhai, कैसे हो आप? Sir, you're on mute. Sorry. Yes, I am unmute. Now I am unmute. So मैं ठीक हूँ मोहित भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। हाँ, बेसिकली मैं मिलने के भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ। दोनों अपन जयपुर में रह के भी नहीं मिल पा रहे। सो जस्ट मैं ट्राई करूंगा। सो मैं जस्ट आपको सुनना मुझे बहुत पसंद आता है। जब अपन मिलते भी हैं तो भी मैं बहुत सुनता हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्वेश्चन करना और आपको सुनना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब भी कुछ बोलते हो तो कुछ ना कुछ डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लस काफी अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है और स्टडी है। मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 1.5 सालों से, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है आपसे। राइट, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि मोहित भाई ने मुझे ऐसा बोला है, बट ऑनेस्टली मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ ये बात। सो मेरा पहला पिक जो छूटा था वो मुझे याद है। मोहित भाई ने मेरे से 2-3 बार बोला, बट मैंने उसको लिया नहीं, क्योंकि मैं टेक्निकली वेट कर रहा था सपोर्ट लेवल्स का, बट वो नहीं मिला। और अभी मिर्जा इंटरनेशनल की भी बात करें तो मैंने सुना भी स्टोर्स के बारे में, सेम चीज पेज में भी था, क्योंकि मैं भी यहाँ पर 4 साल पहले ही जयपुर आया तो पेज का बस एक ही स्टोर हुआ करता था वैशाली नगर में, बट उसके बाद कई जगह मैंने इसके स्टोर देखे ऑल ओवर जयपुर में। सो वो चीज भी है। मिर्जा में भी मैं ये कहना चाहता था कि मैं ऑलरेडी जैसे मेरे घर से मोस्टली मतलब 1 किलोमीटर पे ही उसका रेड टेप का शोरूम है, काफी बड़ा शोरूम है वैशाली के अंदर, वैशाली नगर के अंदर। सो वो मतलब बहुत मतलब मैं जब भी मैं वहां गया हूँ हमेशा मेरे को वहाँ पे भीड़ मिला हुआ है, मतलब भीड़ रहती है वहां पे, क्राउड बहुत ज्यादा रहता है। राइट। सो मैं खुद भी पहले मुझे नहीं पता था कि मिर्जा इंटरनेशनल बेसिकली मतलब मिर्जा इंटरनेशनल का ही शोरूम है रेड टेप। सो बट मोहित भाई ने बताया तो उसके बाद मुझे पता भी चला, मैंने भी रीड किया, फिर मेरे टीम ने भी बताया, अशोक जी ने भी बताया, तो फिर मुझे भी कन्विक्शन आया। तो मैंने इस बार टेक्निकल रीटेस्ट का वेट नहीं किया, क्योंकि जब कई लोगों ने बोला, ट्विटर पे भी कई लोगों ने डाला, टेक्निकली मुझे भी अच्छा लग रहा था 75 के ऊपर, बट उसके बाद मैंने वेट नहीं किया इस बार रीटेस्ट का, मैंने एंट्री कर ली 85 पे ही। और लकली मैंने जिस दिन एंट्री की पोस्ट मार्केट में एंट्री करी और उसके बाद फिर वो ऊपर ही आ गया, आज भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। सो थैंक्स टू मोहित ऑल्सो। राइट। एंड मोहित भाई ऐसे ही काम मतलब अच्छे से काम करते रहो आप, और बहुत अच्छा कर रहे हो आप, एंड हम सभी लोगों की ब्लेसिंग्स है। हम आपसे ही सीख रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे सुनो आप देखो, ये बिल्कुल भी गलत वर्ड है, क्योंकि मैं टेक्निकल पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है और कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग पे। राइट। सो आप डीपली बहुत अच्छा काम कर रहे हो फंडामेंटल के अंदर। और सच बताऊं, मैं मेरे को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब मेरे को पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। चार्ट आप मुझे जितना दिखा सकते हो दिखा दो, और बातें सुनने में मेरे को बहुत मजा आता है। जो भी फंडामेंटल बातें करता है, जैसे अशोक जी भी करते हैं या मेरा कोई भी टीम मेंबर करता है, तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब पढ़ नहीं पाता हूँ, मतलब पढ़ाई तो मेरे से मतलब बहुत बोरिंग लगती है मेरे को। तो चार्ट आप मुझे जितना भी स्टडी कराना है करा दो, कोई दिक्कत नहीं। सो सच में आप जब बोलते हो तो सुनने में बहुत मजा आता है, और जो मेरा कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का थॉट्स है ना, वो बहुत क्लियर होता है। तो आपने जो रेड टेप में बोला, राइट, और टारगेट भी जो आपने दिए थे एक ग्रुप में, अपना जो कॉमन ग्रुप है, सो वो टारगेट टेक्निकली भी निकल गया आ रहा था, तो मेरा कन्विक्शन और बढ़ गया, तो मैंने और एलोकेशन कर दिया उसमें। सो बहुत अच्छा है। अगर लोअर लेवल पे मिलेगा तो मेरी प्लानिंग है कि मुझे मतलब उसके अंदर और एलोकेशन करना है। एंड रियली टेक्निकल और फंडामेंटल जहाँ पे मिल जाते हैं वहाँ पे आपको अच्छा मूव हमेशा मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपका टेक्निकल बहुत अच्छा लगता है, और आप मतलब अशोक जी का फंडामेंटल बहुत अच्छा लगता है। तो इक्विटी फॉर लाइफ टीम से ही मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मतलब जब से हम मिले हैं। मैं भी सर आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैंने आप पहले भी बोला है, राइट, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, राइट। और लकली जब भी मेरे को मेरी टीम को मैंने बोला हुआ है कि मेरी टीम भी है आपके सुन रही है, तो मैंने उनको बोला हुआ है कि अगर मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ कोई भी ग्रुप, मतलब मैं अगर मोहित भाई का कोई भी कहीं भी बोल रहे हैं, अगर मैंने ज्वाइन नहीं हूँ तो आप जरूर मुझे बता दिया करना, रिमाइंड करा दिया करना। तो मेरी टीम ने ही रिमाइंड कराया, तो मैंने तुरंत ज्वाइन हुआ मैं, राइट, और तभी से मैं सुन रहा हूँ, और आप कुछ भी मेरे से पूछ सकते हो जो आपने बोला है। नहीं, दैट्स सो नाइस ऑफ यू ऋषि भाई कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं।
बस इसी मतलब अशोक सर और आपके मोटिवेशन की वजह से आज हम थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं साथ साथ में। नहीं 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 नहीं, देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इस एज में जो कर रहे हो ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अगर हाई स्कूल इंटर में होता है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर इन्वेस्टर का मतलब इन मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ होता, तो मतलब मैं और भी मतलब लकी फील करता अपने आप को। बट ठीक है, जो भी जब भी होता है सब ठीक है। बट मतलब मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा है आप लोगों के साथ, ठीक है। और कभी भी किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत पड़े, मतलब कोई अदर चीजों में, राइट, क्योंकि आपका रिसर्च ऑलरेडी अच्छा ही है, उसमें कोई नो डाउट, राइट, वो मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। सो जस्ट जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, और ऐसे ही शेयर करो, तो हम लोग हमें भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू ऋषि भाई, जल्दी मिलते हैं, मिलके शेयर करेंगे काफी चीजें। नहीं बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। राइट। थैंक यू थैंक यू ट्रिगर। ऋषि सर, आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा थोड़ा सा आपसे भी मैं बातें करूंगा। एंड मैं मोहित सर से भी बात कर ही रहा था कि उनसे भी हम लोगों का एक ट्रेडिशन है कि हमारे जो स्पीकर्स आते हैं, जो एस्टीम गेस्ट आते हैं टैलेंटेड, उनसे हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं कि कल का कौन सा स्टॉक सबसे ऊपर जाएगा। सो हमारी ऐप में एक फीचर है कि इफ यू नॉमिनेट यू कैन नॉमिनेट अ स्टॉक जो आपको लगता है सबसे ज्यादा गेन करेगा, एंड top 5 people who get it right get 100 rupees in their bank accounts, in Trunker account, which is redeemable via UPI. सर आपके साथ जो भी हमारे एस्टीम के साथ हैं उनके साथ हम लोग एक नॉमिनेट कराते हैं। मोहित सर से ही मैं जबरदस्ती आज कराने वाला हूँ, तो आपसे भी सर मैं एक आपकी एंट्री जरूर लूंगा जाने से पहले। देखो सर, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं कोई इंट्राडे प्लेयर नहीं हूँ, राइट, Okay. और मेरी स्टडी बहुत ही खराब है। अगर मैं बात करूं 1-2 दिन की स्टडी में या 1-2 हफ्ते की स्टडी में, आप मुझसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर पूछोगे तो मैं बता भी सकता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकली मेरा जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म पर ही है। और हॉनेस्टली स्पीकिंग, मुझे सच में कल का नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। कोई भी हो सकता है, आज के जो भी गेनर हैं, राइट, आज के जो टॉप गेनर है जो 10% से ऊपर राइज हुए हैं, उसमें से कोई भी स्टॉक कल 10 से 15% राइज हो सकता है। बट वो देखना पड़ेगा कि किसमें ब्रेकआउट आए हुए हैं, किसमें नहीं आया हुआ है। बहुत सारी छोटी कंपनियां भी है, बहुत सारी पेनी स्टॉक्स भी हैं, बट अल्टीमेटली वही है कि कल का बताने के लिए मैंने अभी तक कोई होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर नहीं हूँ, तो मैं कल का होमवर्क करता ही नहीं हूँ कभी भी। इवन मैं 1 हफ्ते का भी होमवर्क नहीं करता हूँ, राइट। आज मैंने ट्विटर पर डाला हुआ था मयूर यूनिकोटक, जयपुर की कंपनी है। टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पार्टनर ने बोला कि कंपनी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, राइट, और ईवी के आने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके जो क्या नाम है कस्टमर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, राइट। सो मयूर यूनिकोटक को पढ़ना चाहिए। मैं खुद भी मोहित भाई से मयूर यूनिकोटक के बारे में डिस्कस करना चाहता था, अगर उनके पास कुछ कोई इसके रिगार्डिंग कोई उन्होंने पढ़ा हो तो मैं खुद डिस्कस करना चाहता था। आपने पूछा तो मुझे याद भी आ गया, राइट, नहीं तो मैं मिलता तो जरूर पूछता उनसे, राइट। तो मोहित भाई कुछ आपने पढ़ा है क्या मयूर के बारे में? क्योंकि आज इसने ना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, मतलब काफी लंबा, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ भी है। जो मैं एडेक्स देखता हूँ उसमें स्ट्रेंथ भी है, और काफी मतलब अशोक जी भी पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि कुछ चेंजेस हो रहा है इसके अंदर, राइट, और काफी ग्रो भी कर रही है कंपनी। तो मेरे को लग रहा है कि ईवी के आने से ज्यादा कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है इसको, राइट। और तो कुछ पढ़ा हो अगर आपने तो शेयर कीजिए। और ट्रिकर भाई, इसमें आज ब्रेकआउट आया है, तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, राइट, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप मयूर यूनिकोटक को देख सकते हैं, राइट। आज अच्छा वॉल्यूम भी आया है, आज बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, और डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट आ गया है। मेरे को एक बार वीकली और करना है कंफर्म। और मैं डिस्क्लोज भी करना चाहूंगा कि आज मैंने खुद एंट्री भी किया है, ट्रैकिंग क्वांटिटी मैंने एंटर कर लिया है, राइट। अगर वीकली क्लोजिंग हो जाएगा तो मैं और एलोकेशन करूंगा इसमें, राइट। हाँ, तो मयूर यूनिकोटक एक्चुअली बहुत पुराना स्टोरी रहा है। मतलब मैंने मेरे पापा से काफी सुना है मयूर के बारे में, बिकॉज पापा भी जयपुर में काफी टाइम रहे हैं। तो उन्होंने मयूर यूनिकोटक काफी पहले इन्वेस्ट किया जब अराउंड 3-4 रुपए का प्राइस चलता था, 10 रुपए पेड अप। हाँ, 3-4 रुपए से इसने काफी अच्छा पैसा बनाया, अराउंड शायद 3-4 हजार रुपए तक ये गया। एंड कंपनी आर्टिफिशियल लेदर और पीयू के बिजनेस में है। और सच में आपने सही बात बोली कि ईवी से इनको कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, उल्टा जितना ऑटो सेक्टर ग्रो होता है उतना इनको बेनिफिट है। तो इसमें एक ही इश्यू था, जो सक्सेशन प्लान नहीं है इनके पास। अब वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो रिजोल्व हो गया है तो फिर ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। अगर इनका सक्सेशन प्लान रेडी है तो फिर ये कंपनी मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर सकती है।
मैं और अशोक भाई प्लान कर रहे हैं कंपनी विजिट करने का। अशोक जी के माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस है। जयपुर में कंपनी है तो मिलने का हमारा प्लानिंग है इनसे। और क्योंकि टेक्निकली काफी बड़े रेंज से बाहर निकला, मतलब काफी टाइम का एक कंसोलिडेशन फेज था, उससे बाहर निकला है। सो इसी वजह से मैंने ट्रैकिंग क्वांटिटी लिया और टेक्निकली ब्रेकआउट आ रहा था, तो मैं सोच भी रहा था आपसे भी डिस्कस करने के लिए, तो वो है। और ट्रिकर भाई, मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि अगर आपको मेरी तरफ से कोई स्टॉक का नाम चाहिए तो मैं मयूरी निकोटा की बोलूंगा, राइट। बिल्कुल। और अभी जो इस वीक का कैंडल का लो है ना, तो अपन वो स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं, ओके। राइट। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं मतलब 1-2 दिन की ट्रेडिंग में या 1-2 हफ्ते के व्यू में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, राइट। राइट। हाँ, मेरा लंबा व्यू अगर आप पूछोगे तो मैं बता भी सकता हूँ, बट वो भी 1-2 दिन के व्यू में मैं अच्छा नहीं हूँ। बिल्कुल सर, आपसे कोई भी हम लोगों को ज्ञान मिलता है, हमारे लिए तो सब कुछ ज्ञान है। नहीं, वो ठीक है सर, बट जो मैंने सारे रीजन के साथ बताया आपको, आप लोग स्टडी भी कर सकते हो उसको, राइट। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि ब्लाइंडली जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ना फॉलो करें, कंपनी स्टडी जरूर करें, और कभी भी किसी भी स्टॉक्स में पूरा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, राइट, तो रिस्क आपकी कोई वैल्यू नहीं समझेगा, राइट। तो हमेशा रिस्क को जरूर मैनेज करके चले, राइट। ये चीज मैं लास्ट आखिरी में बोलना चाहूंगा सर। एक लॉन्ग टर्म पिक भी मिल जाएगा आपसे, सिंस आपने बोला है कि इंटरडे नहीं है, फिर नहीं सर। मेरा सबसे हाईएस्ट एलोकेशन आज की डेट में एसएफएल में है, ओके। एंड अगर ये स्टॉक यहाँ से 30% भी करेक्ट हो जाएगा ना, तो भी मैं इसको बाय करूंगा। 30% भी करेक्ट हो जाता तो भी मैं बाय करूंगा। वैसे मेजर सपोर्ट जोन इसका 2600 से 2700 का है, राइट। बट ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 10 ईयर प्लस के लिए बाय किया हुआ है, और ऑलरेडी मेरी होल्डिंग इसमें 1300-1400 रुपए से है, और मैं कंटिन्यू इसको खरीद रहा हूँ। ये सिंगल ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। एंड दीपक नाइट्रेट इससे पहले था, जिसमें मैंने बहुत रिग्रेट करता हूँ जो मैंने पार्सली प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर लिया था 1100 के आसपास, पार्सली ही किया था, ये था। तो मैं अब जो भी मेरा कन्विक्शन वाला स्टॉक होता है मैं उनको जल्दी बेचता नहीं हूँ, तो एसएफएल वन ऑफ द देम। ऑलरेडी मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी इसको बोला था एसएफएल को, राइट। एंड स्टिल अगर ये स्टॉक आपको 10-15% करेक्शन पे मिले, राइट, तो जरूर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 10+ ईयर के लिए। इस पे भी पूरा का पूरा मेरे पास स्टडी है, बता सकता हूँ, राइट। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस डेफिनेटली सर। हाँ सॉरी। सो जैसे कि एसएफएल के अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने मैट्रेस लिया था शादी के बाद, जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था तो नया मैट्रेस खरीदा था और सोफा वगैरह बनवाया था। तो मैंने सब जो फेदर फॉर्म है वो है मैंने एसएफएल का ही यूज किया था, और मैट्रेस भी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम क्या हुआ कि जैसे हमने जितने का भी सपोज कीजिए कि आपने परचेज किया, मैंने उतना पैसा एसएफएल में डाल दिया था, राइट। और अभी वो पैसा मेरा, मतलब उससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट किया था, राइट। बट जो मैंने जितने का मैंने अमाउंट का वो चीज खरीदा था, उतना का उतना मैंने सारा का सारा एसएफएल में डाल दिया था, राइट। अब कॉमन सी बात है, अभी अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है मैट्रेस का, राइट। जो भी मैट्रेस यूज होता है और ये आपका सोफा वगैरह जो यूज होता है, तो सोफे में ना फेदर फॉर्म लगता है, राइट। तो जब मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब मैं क्या नाम है सोफा बनवाने के लिए गया, तो सोफा वाले ने बोला कि सर अगर आप लोकल फेदर फॉर्म लेते हो, राइट, फॉर्म यूज करते हो, तो मैं आपको 3 साल की वारंटी दूंगा, राइट। और अगर आप स्लीप वेल का करते हो तो मैं आपको 10 साल का वारंटी दूंगा, राइट। उसने यही बात बोली मेरे को, तो मैं कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग का मैं फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने पेज इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो यही सोच से किया था, तो टेक्निकली भी अच्छा था। तो आप वो देखो कि उस टाइम से स्टॉक्स चलना शुरू हुआ और अभी तो 32-3300 के आसपास है। तो बहुत ही कॉमन सोच से मैंने उसमें स्टार्ट किया था। और अगर जो डीलर था, मतलब जो सोफा बनाने वाला मैन्युफैक्चरर था, मतलब यहाँ पर जो लोकल में है, तो जो उसने ये बात बोली मेरे को ना, तो वो चीज मेरे को ट्रिगर कर गई, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो इसमें अराउंड 2000 के लेवल पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। ये स्टॉक 1000 रुपीज से 2000 के बीच में ना 3 साल तक ट्रेड कर रहा था,
और जैसे ही इसने 2000 का लेवल ब्रेक किया उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में गया, उसके बाद आप देखो तो फिर धीरे 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 करके ऊपर ही गया ये। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग मैंने फॉलो किया इसके अंदर, प्लस उसके बाद मैंने टेक्निकल भी देखा इसके अंदर। आप देखोगे तो एक रेंज में जब स्टॉक चलता है तो आप सपोर्ट जोन में खरीदो और रेसिस्टेंस पे बेचो, जब स्टॉक एक रेंज बाउंड मार्केट में चलता है तो वो आप अगर फॉलो करोगे तो मतलब ट्रेंड को फॉलो करोगे तो पैसा आपका बनेगा ही बनेगा, राइट। सो अल्टीमेटली वो हुआ। प्लस उसके बाद जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि हाईली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अगर स्लीपवेल जितना अवेयरनेस मतलब करता है, फैलाता है इंडिया के अंदर या इवन बाहर से भी इनका है, ऑस्ट्रेलिया से भी इनको काफी अच्छा रिवेन्यू मिलता है, वर्ल्ड वाइड से भी इनको मतलब 80% तो रिवेन्यू इनको इंडिया से, 20% बाहर से, राइट। तो जितना ज्यादा ये अवेयरनेस मतलब इंडिया में फैलाएंगे तो ये ऑलरेडी हाईली अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में जाएगा तो इसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जैसे इंडिया के अंदर एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग जैसे अभी इन्वेस्टर हैं जितने भी मार्केट में लोग आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अब काफी लोग ऐसे हैं जो स्टडी करके चीजों को समझ के पढ़ के पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। सो इससे काफी लोग जो हैं एजुकेटेड हो गए और अवेयरनेस फैलेगी, राइट। तो आगे चल के आपको ये भी चीज बेनिफिट मिलेगा कि हाँ कि ये अपने को लोकल का अगर यूज करते हैं या मतलब ओरिजिनल यूज करते हैं तो फर्क आपको समझ में आ जाएगा, राइट। आज जैसे अगर हम लोकल कोई कपड़ा लेके आते हैं तो वो 3 मंथ 6 मंथ या 9 मंथ तक चलता है। वही अगर ओरिजिनल कपड़े हम लेके आते हैं मतलब ब्रांडेड लेके आते हैं तो ना तो उसका कलर फेड होता है और वो 2 साल 3 साल तक आराम से चल जाता है। बट मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पैसे की वैल्यू समझने की। अगर हम पैसे की वैल्यू समझेंगे ना तो पैसा हमारी वैल्यू समझेगा, राइट। तो इसीलिए तो अल्टीमेटली एक तो ये पॉइंट था कि अनऑर्गेनाइज्ड से जब ये ऑर्गेनाइज जाएगा तो इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है इसको, राइट। और जैसे मैंने बताया कि इस बिजनेस में भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा लंबा ग्रोथ है। और आज की जनरेशन जैसे कि हम लोग पहले कॉटन के जो गद्दे वगैरह आते थे, राइट, जिसको रुई के गद्दे होते थे, राइट। सो वो आज के डेट में देखोगे तो जितने भी ओल्ड जनरेशन है वो सब वही यूज करते हैं। बट अगर आप आज के जनरेशन को दोनों के दोनों मैट्रेस दो, एक तरफ गद्दे का दो, रुई के जो गद्दा होता है वो दो, राइट। आप उसको खुद पूछोगे ना तो वो आपको मैट्रेस पे ही प्रेफर करेगा। आज का जो जनरेशन है, आप अपने घर में सभी लोग देखना, आपके घर में जो भी जिनके भी घर में बच्चे हैं, तो आप खुद आपको रियलाइज होगा कि हाँ आने वाले टाइम में ज्यादातर मैट्रेस ही यूज होने वाले हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर किया अभी, राइट। और ये कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग ही थी जिसकी बेसिस पे मैंने इसमें पैसा लगाया है, राइट। और मैं वो डिस्क्लोजर भी आपको देना चाह रहा हूँ कि मेरा आज की डेट में हाईएस्ट एलोकेशन इसी के अंदर है, राइट। और मैं कंटिन्यू खरीद रहा हूँ। अगर इसमें डिप आता है 10 to 15% तो मैं इसको और खरीदूंगा, राइट। बिल्कुल सर, that's amazing to hear. In fact, मतलब मेरा भी favorite brand is Sleepwell. मतलब जब when it comes to matters, so I can totally relate what you said, and like you said, common sense investing. So and in fact, Page Industries का भी आपने बोला. So Jockey is also, I'm a very loyal customer of Jockey as well. So मतलब absolutely brilliant, sir. Thank you so much for sharing that with us. Thank you. Yeah. And sir, एक और चीज मैं आपको definitely I would request you to come to our shows someday. We'll have some discussion with you as well. जैसे मोहित सर के साथ एक बड़ा मजा आया आज डिस्कस करने में. We talked about footwear sector, we talked about Metro IPO and एक मिर्जा इंटरनेशनल में एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है. It's always so enlightening. तो एक सर आपसे रिक्वेस्ट है कभी आप भी सर एक हमारे साथ जरूर आइए एक बार पॉडकास्ट में. बिल्कुल विल प्लान डेफिनेटली. ओके, यस सर, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मोहित भाई. Thank you Mohit bhai, thank you Trigger. Thank you Rishi bhai for joining. Yes, so मोहित सर, हम लोग डेली रंबल का एक क्विक पिक आपसे मैं ले सकता हूँ? हाँ, तो मैं भी पहले आपको बोल चुका हूँ कि मैं जनरली ट्रेडिंग करता हूँ बट पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, राइट. तो अगर कल तक का टाइम है तो आई फील कि बोरोसिल लिमिटेड कैन डू वेल. ओके. बोरोसिल लिमिटेड जो नॉर्मली कंज्यूमर वेयर और इसमें साइंटिफिक वेयर आइटम्स में है, तो रिसेंटली लाओपाला में हमने अच्छा रनअप देखा बिकॉज ओपरवेयर प्रोडक्ट्स का डिमांड काफी अच्छा है अभी ड्यू टू वेडिंग सीजन, देन जो फेस्टिव सेल्स हुए हैं, प्लस न्यू ईयर भी आ रहा है, बिकॉज मेनली उनके प्रोडक्ट गिफ्टिंग में यूज किए जाते हैं. तो बोरोसिल के पास भी अपना ओपरवेयर का ब्रांड है विच इज कॉल्ड लारा. तो आई थिंक बोरोसिल लिमिटेड कैन डू वेल इन शॉर्ट टर्म, बट I'm not an expert in identifying the short-term trends. So still, Borosil Limited I'll pick for tomorrow.
Right. That's that's brilliant sir. बोरोसिल आपने बोल दिया तो मेरा भी अब तो मतलब फिक्स हो गया है कि मैं भी एंट्री वही मारने वाला हूँ. For our audience as well, you can also play Daily Rumble on our app. Trinker is India's first social trading app. आपको वहाँ पे portfolios दिखते हैं. Brilliant people like Mohit Jangir who have the real guts, real metal. You can see their portfolio hosted live on Trinker. You can see what stocks they are currently holding. You can see their verified returns. You can invest in one click, and you also get trade notifications whenever they take a trade. It's not a general call given, but the trades are taken with real money. So again, not an investment advice, but they show what they are holding with their own money. And whenever they take real trades, you get notifications once you invest in their portfolios. Do check out our app. It's made with love in India. बहुत मन से बनाई है. To get to the app, the Android link is there in our profile. If you go to our profile, वहाँ पे टॉप पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, एंड्रॉइड ऐप का. उस पे ही डेली रंबल भी है, विच वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट. डेली रंबल इज अ वेरी नाइस स्मॉल गेम दैट वी हैव, जिसमें कि you can nominate stocks that you think will perform the best next day. You don't need to invest or anything. Just nominate, select the stock's name, search and select it, the stock's name, and top 5 people who get it right will get 100 rupees in their account, which is redeemable via UPI at any time. So it's as good as cash in your bank account. So if for nothing else, just as a good game, as a nice exercise to to try out and have fun. If you think some stock is gonna outperform tomorrow, just submit that entry, and even if you have not invested in it, you can still get $100 out of it, out of your knowledge. And sir की entry मेरे को मिली गई है बोरोसिल, तो अब मैं तो आज उसी की entry डालने वाला हूँ सर कल के लिए. थैंक यू मोहित सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए. दिस हैज बीन सच एन इंटरेस्टिंग सेशन. मतलब फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में मेरे को इतना, आपकी हर चीज की जो रिसर्च होती है, जो इन डेप्थ नॉलेज आप लाते हो आपके साथ, दैट ट्रूली अमेजेस मी एवरी टाइम. एंड द काइंड ऑफ रिसर्च you have done on Metro, and the kind of research you always do, that is truly brilliant. So thank you so much for that, for doing that. Is a service that you do to all your fans and to me as well. Like we talked, so this was amazing. Thank you so much for that, sir. Yeah, thanks Vishu, and thanks to the Trinker team for inviting me. और काफी अच्छा लगा इंटरेक्ट करके लोगों से. ऋषि भाई ने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी अपने पॉइंट ऐड किए, तो ओवरऑल काफी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा. लोगों के क्वेश्चन से कुछ रिस्क भी समझ में आते हैं बिजनेस में, बिकॉज व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस, सो आई विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव्स. तो मैं नेगेटिव्स इतना नहीं देख पाऊंगा, बट जब क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, जब ऐसा डिस्कशन होता है, तब आप नेगेटिव साइड भी देख पाते हो. तो ये मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है. सो या, थैंक्स टू द Trinker team for inviting me. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you audience for being with us for so long, and please do check out our app. It's made with love, and I've just tweeted the link to our app as well. You can go through it through our profile description as well, and or you can just check out the tweet that I just sent. So try out our app. It will be really nice to have this good community growing and learning together. Thank you so much, sir. Have a really great night, everybody. Thank you all for joining.